वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटीज विथ डाइल्यूशन, है ना। मतलब कंडक्टिविटीज में क्या वेरिएशन आता है जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूट करने जाएंगे, है ना। तो डाइल्यूशन मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर वो मैंने जो वॉल्यूम लिया था, है ना, सपोज ये वॉल्यूम लिया था, इसका वॉल्यूम था आपका, पहले मैंने क्या किया था इसमें 1 लीटर जो है सॉल्यूशन था। अब क्या किया इसमें और डाल दिया, मतलब इस लेवल तक था, अब हमने इसको इस लेवल तक भर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक भर गया, तो ये और 1 लीटर हम लोग डाल दिए, तो ओवरऑल कितना हो गया, ये 2 लीटर हो गया। तो क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, है ना। वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर गया, तो डबल हो गया, है ना। उसी तरह और वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आयन प्रेजेंट है वो तो अब हम नहीं बढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ डाइल्यूशन कर रहे हैं, है ना। आयन का कंसंट्रेशन तो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही डाले हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। जब ऐसा होता है तो उसका कंडक्टिविटीज पे क्या असर पड़ता है ना, कंडक्टिविटी। अगर मैं कहूँ कि डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है, और जो मोलार कंडक्टिविटी है या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज होता है। डाइल्यूशन कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है अपॉन डाइल्यूशन, और जो मोलार कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपॉन डाइल्यूशन। करेक्ट। यही सेम बर्तन है ना, हम वेसल को भी चेंज नहीं करेंगे, इसी वेसल्स में है, और हम कह रहे हैं कि एक बार कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब जो कप्पा है, ये कप्पा क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ। लेकिन उसी समय में जब मैं मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इसको जब लिया हमने, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कंसंट्रेशन कंडक्टेंस किसी भी सॉल्यूशन का जो है वो किसी दो फैक्टर पे डिपेंड रहता है ना। जो जो कंडक्टेंस रहता है, वर्ड जो है टर्मिनोलॉजी आप दिमाग में रखेंगे ना, मैंने अभी यूज किया कंडक्टेंस जिसका सिंबल है जी, कंडक्टिविटी जिसका सिंबल है कप्पा, ये मोलार कंडक्टिविटी लेमडा एम, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेमडा ई क्यू, है ना। तो दिमाग में रखना है कि कंडक्टिविटी कब बोल रहे हैं, कंडक्टेंस कब बोल रहे हैं, ना, तो वो पूरा मायने रखता है। सेल कांस्टेंट का क्या होता है, जी स्टार, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी रो, है ना। तो ये दिमाग में रखेंगे कि कौन सा सिंबल किसके लिए है ना, सब एक जैसा नहीं है, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस बहुत अलग चीज है। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि कंडक्टेंस, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होता है, किसी दो फैक्टर पे डिपेंड रहता है, किसी दो फैक्टर पे डिपेंड रहता है। क्या क्या, तो पहला है आपका नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट, है ना, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा कंडक्टेंस, है ना, क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। करेक्ट। समझ में आ गया। जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा इसका कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा, है ना। दूसरा क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है आयनिक मोबिलिटी, और इसी दो फैक्टर से पूरा आपका ये सॉल्यूशन होगा कि कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रहा है, और मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों हो रहा है ना, इसी में देखेंगे हम लोग। तो पहला आपको दिमाग में रखना है नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब आयनिक मोबिलिटी, अब आयनिक मोबिलिटी क्या है, ये तो नया टर्म हम देख रहे हैं अभी, है ना। आयनिक मोबिलिटी नहीं देखे हैं हमने, ये सब देखा हुआ है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये सब देखे हुए हैं हमने। आयनिक मोबिलिटी अभी तक देखा नहीं। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, ये किसी भी आयन का स्पीड को बताता है ना, मतलब वो आयन किस स्पीड से आता है। जब भी स्पीड बात बात आती है तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना, वो स्पीड हो गया। तो लेकिन किसमें, यस सर। अंडर ए यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, मतलब एक यूनिट पोटेंशियल मतलब पर वोल्ट, है ना, पर वोल्ट वो क्या स्पीड दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आयनिक मोबिलिटी लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन,
है ना। ये तो स्पीड हो गया, उस आयन का स्पीड हो गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आयन, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा है ना। तो ये स्पीड हो गया। अब ये स्पीड पर यूनिट पोटेंशियल है ना, पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब कि पर वोल्ट में कितना जाएगा। तो पर वोल्ट मतलब फिर से 1 बटे आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना होगा, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। तो ये हो गया आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो गया, आयन का स्पीड बताता है पर यूनिट पोटेंशियल में, है ना। पर यूनिट पोटेंशियल को यूज करते हुए वो आयन किस स्पीड से जा रहा है। तो स्पीड मतलब आयन डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया और कितना टाइम टेकन किया, उससे आप स्पीड निकाल सकते हैं ना। तो वो आयनिक मोबिलिटी, मतलब ये आयनिक मोबिलिटी जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी में ये दोनों अप्लाई करते हैं कि क्या ऐसा होता है कंडक्टिविटी में कि ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हमने बताया था कि कंडक्टिविटी जो है, ये पहले भी हम लोग देख लिए थे कि कंडक्टिविटी क्या होता है। तो कंडक्टिविटी इसमें इसमें जनरली यही होता है कि डिक्रीज विथ डाइल्यूशन, जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे ये डिक्रीज करते जाएगा, है ना। तो इसमें इसमें होता क्या है, देखिए जैसे ये एक वेसल्स है, चलिए आप इसी में देख लीजिए। ये एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्यूशन भरा हुआ है, मान लीजिए ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है। और ये इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। ये 1 सेंटीमीटर हो गया। इस इलेक्ट्रोड का एरिया और इस इलेक्ट्रोड का एरिया सफिशिएंटली है कि इस वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर ले। वॉल्यूम कितना है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम हम मान के चलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब हमने क्या किया इसमें, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट या एसिड या बेस जो भी है हमने उसको डाल दिया। जैसे ही डाला यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया, करेक्ट, डिसोसिएट कर गया। ठीक है। अब डिसोसिएट करने के बाद क्या हुआ आपका, ये तो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है दोनों इलेक्ट्रोड, वॉल्यूम भी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी आपने डाला। तो इसके कारण जो कंडक्टिविटी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलेंगे, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो कंडक्टेंस, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के कारण जो कंडक्टेंस होगा उसी को कंडक्टिविटी बोलेंगे। अब आप देखिए इसी को हम क्या करेंगे, मतलब सेम जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को लेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी लेंगे, बस हम क्या करेंगे वेसल्स थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये साइज ले लिया, है ना। अच्छा सॉरी, चौड़ा नहीं है, हाइट ज़्यादा है। तो मान लेते हैं ये वैसे ही वायर से कनेक्टेड है, दो इलेक्ट्रोड है ना, ये एक इलेक्ट्रोड ये एक इलेक्ट्रोड है। मान लेते हैं अभी भी ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पहले जो था आपका ये इतना ही आ रहा है इसमें वॉल्यूम, जो कि ये था आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो ये अब वही कंडक्टिविटी देगा जो ये दे रहा था, है ना, ये भी वही देगा। अब आप क्या करेंगे इसमें, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही डाला हुआ है इसमें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही सॉल्ट या फिर एसिड या बेस जो भी है इसमें डाला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसमें और 1 सेंटीमीटर क्यूब भर देंगे। सिर्फ क्या, सिर्फ पानी डाल दिए, वन और एक सेंटीमीटर क्यूब और पानी इसमें डाल दिए हमने, है ना। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रहने दिए, हमने सिर्फ क्या किया, पानी डाल दिया। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया ये हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम हमारा बढ़ गया, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट था वो तो हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही है। ठीक है। और अब क्या हो गया, अब आप इसमें कंसंट्रेशन तो बढ़ा नहीं, ये क्या हो गया उल्टा डाइल्यूट हुआ, है ना। कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ नहीं। तो ये जो पहला फैक्टर है आपका कि ये नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, है ना, मतलब अगर इंक्रीज करेगा आयन का नंबर तो यहाँ पर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस भी इसका इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे आपने इसमें सॉल्यूशन डाला 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर डाल दिया, तो जैसे ही डाला तो आयन का कंसंट्रेशन तो वही रहा, क्या इंक्रीज हुआ आयन का कंसंट्रेशन, नहीं इंक्रीज हुआ, है ना। बस, और आप डिक्रीज भी नहीं कर सकते हैं। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन था 2 सेंटीमीटर क्यूब में भी आयन उतना ही है, तो वो कांस्टेंट रह गया, करेक्ट। ठीक है। तो पहला यूनिट फैक्टर से जो है वो कांस्टेंट रह गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, आयनिक मोबिलिटी। तो देखते हैं आयनिक मोबिलिटी, हाँ बढ़ेगा, आयनिक मोबिलिटी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो कम स्पेस में ये मूव कर रहा था अब इसको ज्यादा स्पेस मिल गया। तो ज्यादा स्पेस मिल गया तो क्या होगा, इसका मूवमेंट ज्यादा फास्ट होगा।
तो मोबिलिटी इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो डिक्रीज विद डाइल्यूशन है। तो ये हम लोगों को कैसे पकड़ में आएगा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर था 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब आप देखिए, जब भी आप कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन ही होता है कि पर यूनिट, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में क्या कंडक्टेंस है ना। हम 2 सेंटीमीटर क्यूब या 3 सेंटीमीटर क्यूब की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टेंस क्या है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप निकाल लीजिए, ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप क्या हो जाएगा, जो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन आपने डाला था, जो कि अभी 2 सेंटीमीटर क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो आधा हुआ कि नहीं, ये आधा हो गया। तो आधा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका पहला पॉइंट है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इंक्रीज होने के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो हाफ हो गया, तो डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप अब देखिए इस पार्टिकुलर जगह पे, या फिर ये ऊपर वाला अगर देखना है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ आयंस था, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया, 1/2 हो गया, मतलब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गया। अब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। तो वही हो रहा है डाइल्यूशन के साथ, क्या हो रहा है, ये हमारा नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हमारा कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर क्यू नहीं रहता, अगर ये हम कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर क्यू है ना, अगर ये 4 सेंटीमीटर क्यू है, तो अगर हम कोई एक पार्ट को ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको और डिवाइड कर लिए, तो ये पार्ट अगर हमारा 1 सेंटीमीटर क्यू है, तो ऐसा ऐसा 4 है, तो जो आयन का कंसंट्रेशन होता है ये 4 भाग में बट जाता, तो ये कितना होता है आयन का कंसंट्रेशन, 1/4। ठीक है, अगर हम बोल देते हैं कि इसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन बाय डेफिनेशन कंडक्टिविटी तो पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब को देखेंगे। और दूसरी तरफ क्या है, आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हैं वो आप चेंज नहीं कर रहे हैं ना, आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ही रखे हुए हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टिविटी कहाँ मेजर होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, 1/10। तो देखिए जैसे जैसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं इसको, इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है आयन का। और हमारा जो ये पॉइंट है नंबर ऑफ आयंस का, इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी भी या कंडक्टेंस भी डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, देखिए कंडक्टिविटी क्या हो गया हमारा, अपॉन डाइल्यूशन डिक्रीज कर रहा है, ये सही है इसका मतलब। अब सेकंड वाला देखते हैं कि ये इंक्रीज कैसे करता है, ये जब डिक्रीज किया, ये एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया है, तो इसका इंक्रीज करने का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेकंड में क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना, लेमडा इक्विवेलेंट, या फिर अगर आप मोलार कंडक्टिविटी लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं। दोनों का बिल्कुल थोड़ा बहुत मतलब एक जैसा ही नेचर है, एक में क्या होता है नॉर्मेलिटी लेते हैं और दूसरा में हम लोग मोलारिटी लेते हैं ना, तो ये मोलार कंडक्टिविटी और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपॉन डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, जो कि कंडक्टिविटी के जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को देखते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए मान लेते हैं उसी तरह से हम करेंगे कि हमने एक वेसल्स लिया, ठीक है। पिक्टोरियल समझने की कोशिश कीजिए, इमेजिनेशन से आप ज्यादा ये सकेंगे, सिर्फ रीडिंग मानने से नहीं हो पाएगा। तो मान लेते हैं कि ये है, अब ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, मतलब एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब इसको कनेक्ट कर दिए वायर से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम भर दिए, करेक्ट। तो कितना भरे हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब रखिए या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं समझने के लिए, उसके साथ कंपैरिजन भी हो जाए। 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम, है ना, 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, और इलेक्ट्रोड के जो एरिया है वो सफिशियंट है कि इस वॉल्यूम को जो है आयनाइज कर सके। अब हमने इसमें क्या किया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बात कर रहे हैं ना, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है। 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाला, 1 सेंटीमीटर क्यू एरिया है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है दैट इज इक्विवेलेंट टू कंडक्टिविटी ओनली, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम पे हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर दिए, बड़े वेसल्स में डाल दिए, हाइट ज्यादा कर दें, 1 सेंटीमीटर अपार्ट ही रखें हम इसको, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड डाल दिए इसमें,
इसको जोड़ दिए वायर से, करेक्ट। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। अब इसमें हमने क्या किया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया, मतलब टोटल हमने क्या किया इसमें, 2 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम हो गया, करेक्ट। अब क्या है यहाँ पर देखिए, ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, अब आप बताइए, अब जैसे कंडक्टिविटी में आप देखा कि डिक्रीज कर गया, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, डाला हुआ है वही 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बस इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ पे डाल दिया है ना, इसको यहाँ पर उड़ेल दिया और 1 लीटर और पानी डाल दिया इसमें, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो डाइल्यूशन हुआ ये, है ना, आप डाइल्यूट कर दिया आपने। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए कहीं भी ऐसा डेफिनेशन में नहीं है कि हमको सिर्फ यूनिट वॉल्यूम में देखना है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब ये जितना भी वॉल्यूम हो जाए, पूरे वॉल्यूम का हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, चाहे 4 वॉल्यूम हो जाए या 5th वॉल्यूम हो जाए या 6, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, जितना टाइम्स हो जाए, पूरा सबका एक साथ देखते हैं इक्विवेलेंट में, है ना। लेकिन कंडक्टिविटी में क्या था, हम लोग को सिर्फ पर यूनिट वॉल्यूम में मेजर करना होता था ना, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या है, ये पूरे का हम लोग देखेंगे, तो अब पूरे का देखेंगे तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयंस था वो ना ही इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है ना, वो कुछ नहीं हो रहा, वो क्या है आपका, इसको यहाँ क्रॉस करने से अच्छा हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, है ना। नंबर ऑफ आयंस क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। अगर डिक्रीज करता तो कंडक्टेंस डिक्रीज होता, अगर इंक्रीज करता तो कंडक्टेंस इंक्रीज करता, लेकिन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है, ये पहला वाला, है ना। इंक्रीज करेगा तब इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, अगर कांस्टेंट है तो कंडक्टेंस भी कांस्टेंट करके रखेगा। इसका मतलब अभी ये है कि ये डिक्रीज नहीं किया। अब सेकंड पॉइंट आते हैं, आयनिक मोबिलिटी, है ना। तो आयनिक मोबिलिटी मतलब जितना फास्ट वो मूवमेंट करेगा, है ना, कंडक्टेंस उतना बढ़ेगा। अब आप देखिए, जो 1 लीटर में उसका मूवमेंट था, है ना, तो आयन आयन इंट्रैक्शन करके क्या होगा, जैसे कैटायन कैटायन या एनायन एनायन इंट्रैक्शन करके क्या होगा, मूवमेंट में उसका रोक पैदा होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है कि उसको उतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा कि वो अच्छा फ्रीली मूवमेंट कर पाए। लेकिन वही चीज जब 2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हो जाता है, जब 2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हो जाता है, तो उसको क्या होता है, स्पेस उसको डबल मिल गया, जितना यहाँ पर मिल रहा था एक्स मिल रहा था स्पेस, यहाँ पर 2x मिलेगा। तो ज्यादा स्पेस मिलने के कारण क्या होगा, वो और ज्यादा फास्ट और फ्रीली मूवमेंट कर पाएगा। आप इसको 10 सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए, तो आयन उतना ही है, आयन कांस्टेंट है, लेकिन क्या होगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो आयनिक मोबिलिटी, है ना, आयनिक मोबिलिटी मेरा क्या हो गया, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज कर गया। तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज कर गया तो हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस भी हमारा इंक्रीज कर गया। तो समझ में आया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कैसे कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम, हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे, अपॉन डाइल्यूशन, जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आयंस को मूवमेंट के लिए स्पेस ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा आयन को मूवमेंट करने के लिए, उसका आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगा, और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसका कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा, करेक्ट। तो समझ में आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कैसे आपका अपॉन डाइल्यूशन ये इंक्रीज करता है कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी, ये अपॉन डाइल्यूशन इंक्रीज करता है। देखते हैं वही, फिर वेसल्स लिया हमने, 2 इलेक्ट्रोड लगाया, 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखें दोनों को, हम सारा फैक्टर को 1 सेंटीमीटर में इसलिए फिक्स कर रहे हैं ताकि तीनों में कंपेरिजन आपका हो जाए ना। 2 इलेक्ट्रोड लिया आपने, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना। आपने यहाँ पर वॉल्यूम लिया कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया। अब आप देखिए मोलार में जब आते हैं तो यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे आप, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स डाला आपने। अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में सेपरेट आउट हो गया। सेम एक्सप्लेनेशन आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, बस वहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया था, लिया, है ना। तो अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो है, अब इसी को आप क्या करेंगे, पोर कर देंगे बड़े बर्तन में। ये बड़ा बर्तन है, मान लेते हैं, ये कनेक्ट कर दिया आपने, ये भर दिया, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, और एक बार इसको डबल कर दिया, है ना। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर अपार्ट है दोनों, है ना। तो ये हो गया। अब क्या हो गया, जो कंसंट्रेशन है इसका, ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही है। तो जो आयन का कंसंट्रेशन है ना, आयंस, नंबर ऑफ आयंस क्या है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है नंबर ऑफ आयंस। लेकिन जो मोबिलिटी है, जैसा एक्सप्लेनेशन इसमें है आपका कि ये इंक्रीज कर जाएगा, वैसा यहाँ भी इंक्रीज कर जाएगा। तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होने के कारण इसका भी जो कंडक्टेंस है
वो भी इंक्रीज कर गया, है ना। जितना फोल्ड आप इंक्रीज करेंगे इसका वॉल्यूम को, मतलब डाइल्यूट करेंगे इसको वाटर डाल करके, उतना ही फोल्ड इसका कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। करेक्ट। तो यही चीज हमको डालना था। ये 3 फैक्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, है ना। कंडक्टिविटी में क्या असर होगा, मोलार कंडक्टिविटी में क्या असर होगा डाइल्यूशन का, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या असर होगा डाइल्यूशन का। हमको लगता है कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा पानी की तरह। रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन, है ना। मोलार कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन का रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है, आपको वीक का अलग होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए अलग होगा, है ना। ये है ना, क्या है ये कंसंट्रेशन, सी क्या है, कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन, है ना, किसके ये पे है, मोलार कंडक्टेंस, है ना। मोलार कंडक्टेंस लेमडा एम। तो ये इधर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन का जो रूट है, अंडर रूट कंसंट्रेशन इधर बढ़ेगा, है ना। मतलब इस जगह में क्या है, दोनों ही जीरो होगा, मोलार कंडक्टिविटी भी जीरो होगा और कंसंट्रेशन भी जीरो होगा, ठीक है। तो अब देखिए, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो वो हम इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। कैसे, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह करके, है ना, और जो ये पॉइंट टच किया इसको देखेंगे, तो ये पॉइंट में मोलार कंडक्टिविटी कम है या इस पॉइंट में, मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मोलार कंडक्टिविटी पॉइंट ए में कम है। उस समय में क्या है, इसका कंसंट्रेशन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे इस जगह पे, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कहाँ है, क्या है, जीरो है। तो आप देखिए, जब मोलार कंडक्टिविटी इसका कम है, मतलब इस जगह पे है, तो कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। फिर मोलार कंडक्टिविटी जब ए से ये बी में चला गया, मतलब मोलार कंडक्टिविटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन वैसे वैसे डिक्रीज होकर के जब हाईएस्ट हो गया, तो कंसंट्रेशन ऐसा आ जाना चाहिए, मतलब इतना डाइल्यूट कर दीजिए उसको कि एक आयन से दूसरे आयन की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना। तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका कंडक्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज कर गया, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर गया इस जगह में, और ये मैक्सिमम पे आ गया ना, इससे ज्यादा और कंडक्टिविटी नहीं जाएगा। तो वो हम लोग दिमाग, यही दिमाग में रहता है कि यहाँ पर कि जब जीरो कंसेंट्रेशन हो जाए, मतलब इतना डाइल्यूट कर दीजिए उसको, डाइल्यूट करते करते मतलब वाटर डाल डाल के, कि वो आपका कंसेंट्रेशन मतलब जीरो जैसा आ जाए। तो जीरो जैसा जैसे ही आ जाएगा, तो आपका जीरो तो होगा ही नहीं, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा, लेकिन मतलब होता है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन जैसे आपने कर दिया, तो ये कंडक्टेंस आपका हाई हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग, है ना, मोलार कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं लेमडा एम, और यहाँ पर जीरो, ऊपर में जीरो लगा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग, है ना। इन्फिनाइट डाइल्यूशन में जो मोलार कंडक्टेंस हमारा आता है, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस। ये लेमडा एम जीरो इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस। एक चीज, एक पॉइंट और है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन वो जैसे जैसे आते जाएगा वैसे बताऊंगा, क्योंकि इनिशियल में बता दूंगा तो फिर आपको वो समझने में दिक्कत होगा। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, है ना। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिया मैंने, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, देखिए ये इस तरह से, है ना, और फिर बढ़ते 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 ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, है ना, जीरो लाइन को टच नहीं करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, ये कंप्लीट डिसोसिएट कभी नहीं होता है ना। तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, जब तक कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, तो उसका कंडक्टिविटी भी उतना हाई नहीं पहुंचेगा कि वो आपका क्या कहते हैं, एक समय के बाद जितना भी आप उसको डाइल्यूट कर लीजिए, धीरे 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 उसका क्या होगा, मतलब कंडक्टिविटी को उसका इंक्रीज करेगा, और जो कंसंट्रेशन जीरो में है, वो जीरो में कभी नहीं पहुंचेगा आयन का कंसंट्रेशन, है ना। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएट कभी नहीं होगा, है ना। ये इस लाइन को कभी टच नहीं कर सकता है, जीरो लाइन को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा, ये बढ़ते जाएगा। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, और ये एक्चुअली इस तरह से नहीं रहता है, मतलब ये आपका बहुत ही यहाँ पे एकदम स्टीफ, यहाँ पे स्टीफ रहेगा, ऐसे स्टीफ, और फिर धीरे 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 इस तरह रहेगा। मतलब जो जैसे जैसे आप इसको डाइल्यूट करते जाएंगे, तो जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और जो ये कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ये बढ़ने का क्रम शुरू में बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा, है ना।
फिर कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटने का कैपेसिटी घटते जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा लेकिन कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हो गया। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, है ना। ये रीजन ये कहाँ से आ गया, है ना, कि इसमें चेंजेस जो कंडक्टिविटी, मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे, मतलब जैसे पहले 0 पॉइंट आपका मान लेते हैं 0.5 मोलर है, आपने 0.5 मोलर लिया, दोनों स्ट्रॉन्ग वीक दोनों को लिया 0.5 मोलर। तो स्ट्रॉन्ग में आपने जो अंतर देखा, मतलब जो इसमें क्या होगा कि इसका जो कंडक्टिविटी है, मान लेते हैं x है और इसका y है। अब जब ये 0.25 मोलर आपने क्या क्या मतलब क्या किया आपने, इसमें इसको डबल कर दिया, जो डाइल्यूशन 1 लीटर पानी में था तो इसको 2 लीटर कर दिया। जैसे ही 2 लीटर कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या दिखाएगा, 0.25। तो जब 0.25 देगा तो जो स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा, मान लेते हैं ये x+5 होगा, तो वीक का जो कंडक्टेंस होगा ये x+10 के आसपास होगा, है ना। मतलब ये ज्यादा फास्ट ग्रोथ होगा इसका कंडक्टिविटी में, ये कंडक्टेंस में, ठीक है। अगर इसको आप जाकर के 0.1 मोलार लेके आएंगे तो 0.1 में आप क्या देखेंगे, ये x+7 होगा, उस समय में ये x+15 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ज्यादा फोल्ड से इंक्रीज हो रहा है जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो उतना फोल्ड से इंक्रीज नहीं हो रहा है। वाई, ठीक है। अगर आपके मेरे पास यहाँ पर चार्ट अभी सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं। जो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जो वैल्यू है इसका, ये कम कम वैल्यू से इंक्रीज होते जा रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, लेकिन वीक का क्या हो रहा है, ज्यादा ज्यादा वैल्यू से इंक्रीज करते जा रहा है। तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है, कंप्लीट डिसोशिएट कर लेता है इनिशियल में ही, है ना। जब आपका ये 1 सेंटीमीटर इसी जगह आते हैं, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रहता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला, इसी जगह में कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा, है ना। इसको और डिसोसिएशन की जरूरत नहीं है। मतलब जो आयन बना, जो आयंस है, वो यहाँ पर जितना रहेगा, इस डबल वॉल्यूम में भी उतना ही आयंस रहेगा, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इतना जल्दी क्या होता है, डिसोशिएट नहीं होता है, कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता है ना। तो वो डिसोसिएशन बढ़ता है, जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे हम, उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो अब देखिए, जब कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, आपने यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया और 1 मोल अगर डिसोसिएट कर गया, तो ये आयन 1 मोल और ये 1 मोल, मतलब कितना हो गया, 2 मोल आयन बन गया, यहाँ पर डबल बन गया आयन। लेकिन जब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आधा मोल सिर्फ सेपरेट हुआ और आधा मोल पूरा का पूरा ही रह गया, एसिटिक एसिड बन के ही रह गया, है ना। तो आधा मोल जो सेपरेट हुआ वो आपका बना 1 मोल, और जो आधा मोल बचा हुआ है वो बना 1.5 मोल। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है था वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज किया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग आपने डाला है वो कंप्लीट डिसोसिएट किया। कंप्लीट डिसोसिएट किया मतलब 1 मोल का क्या हो गया, 2 मोल बन गया। तो देखिए, नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा है, वीक में या स्ट्रॉन्ग में? स्ट्रॉन्ग में, ठीक है। अब जब ये पूरा सॉल्यूशन को जैसे ही आपने यहाँ डाल दिया, जैसे ही यहाँ डाल दिया, तो ये तो और डिसोसिएट नहीं करेगा ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो एक बार वो डबल हो गया वो वही रहेगा, डबल ही रहेगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो 1.5 था, मतलब आधा मोल अभी भी बचा हुआ है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है। जैसे ही इस पूरे को आप यहाँ पे डालेंगे, तो वो आधा मोल में फिर से आधा क्या होगा, डिसोसिएट होगा। मतलब जो 1.5 था वो 1.75 होगा। कंप्लीट डिसोसिएट कभी नहीं होगा, ठीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कंप्लीट डिसोसिएट कभी नहीं होगा। अभी फिर इसको आप दूसरे बर्तन में डाल दीजिए, डबल करके वॉल्यूम को 2 सेंटीमीटर क्यू से इसको 4 सेंटीमीटर क्यू कीजिए, फिर ये 1.75 से फिर इसमें 12.5 इंक्रीज होगा, है ना। मतलब ये हो जाएगा 1.875, है ना। अगर 4 सेंटीमीटर क्यू रहेगा तो 1.875 होगा, ठीक है। फिर 1 पॉइंट, फिर उसमें 12.5 से आधा कितना हो गया, 6.25। तो फिर 1.875 में 6.25 जुड़ जाएगा, मतलब उसी तरह से वो इंक्रीज करते जाएगा। वो क्या होगा, कभी भी कंप्लीट 2 मोल इसका डिसोसिएट नहीं दिखाएगा, मतलब 1 मोल जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ते जा रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है, और डिसोसिएट हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट।
यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस 1.5 था, यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस 1.75 है। फिर डाइल्यूट किए तो नंबर ऑफ आयंस 1.87 है, लेकिन जो 2 है इसका क्या है, यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ आयंस था वो 2 था, इस जगह में भी आए तो नंबर ऑफ आयंस 2 है, डबल कर देंगे फिर भी नंबर ऑफ आयंस 2 रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। मतलब आयंस जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर आयंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा ना, लेकिन यहाँ आयन इंक्रीज नहीं कर रहा है स्ट्रॉन्ग के केस में। लेकिन वीक के केस में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया तो जैसे ही इंक्रीज किया तो यहाँ आयंस फिर कांस्टेंट नहीं रहा, तो आयंस क्या हो गया, इंक्रीज किया है ना, कुछ भी इंक्रीज किया लेकिन इंक्रीज किया। अब इसके कारण कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना फोल्ड में ये इंक्रीज होगा उतना फोल्ड में ये इंक्रीज होगा। और सेकंड, आयनिक मोबिलिटी तो बढ़ ही रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ रहा है। इसीलिए जो बढ़ने का क्रम है ये ज्यादा फोल्ड में इंक्रीज करता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट। इसीलिए इसका ग्राफ इस तरह बनता है और इसका ग्राफ इस तरह बनता है। फॉर्मूला में बैठाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जो मोलार कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे दिखेगा, जैसे ये मोलार कंडक्टिविटी है, इसको अगर निकालना है आपको तो क्या करना होगा, ये दिया हुआ रहेगा आपका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी माइनस कांस्टेंट बी अंडर रूट सी। इस फॉर्मूला में बैठाइए आपको मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगा। अब आप कहेंगे ये सी क्या है, सी क्या है आपका कांस्टेंट है, मतलब मोलारिटी उस आयनिक सेल में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या है वो रिप्रेजेंट करता है ये सी। और बी क्या है, बी एक कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि कितना चार्ज पार्टिकल है, मतलब क्या चार्ज उसमें पार्टिकल है। जैसे मान लेते हैं NaCl है, तो NaCl है तो ये 1 और 1 होगा, ठीक है, मतलब Na प्लस Cl माइनस। अगर मान लेते हैं कि ये आपका K2SO4 है, K2SO4 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2। 1 2 कैसे होगा, ये 1 2 हो जाएगा, मतलब जैसे 2K प्लस हुआ तो मतलब K के ऊपर एक प्लस है तो 1, और SO4 के ऊपर 2 माइनस है तो 2 चार्ज है यहाँ पर इसलिए 2। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे MgCl2, तो MgCl2 क्या होगा, यहाँ जब टूटेगा ये तो ये 2 प्लस होगा, और Cl के ऊपर में क्या होगा, एक ही माइनस होगा, मतलब ये Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका MgCl2 क्या हो जाएगा 2 1, है ना, मतलब इस पे 2 चार्ज है और इस पे 1 चार्ज है। तो इस तरह से ये यही वैल्यू है बी का आप उसी तरह से आप करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं NaCl लीजिए या KCl लीजिए, बी का मान क्या हो जाएगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हो भी जाएगा प्लस सर। माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ रहता है हर का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ रहता है। बी का मान आपको देख के पता चल जाएगा, KCl है या NaCl है या MgCl2 है जो है, या AlCl3 है जो है, उससे डिपेंड करेगा कि आपका क्या है। और सी जो है आपको तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि हो सकता है 4 ग्राम NaOH आपने डाला कितना में 250 ml वाटर में, तो आप क्या करेंगे 250 ml सॉल्यूशन में, तो आप क्या करेंगे यहाँ से ये 4 ग्राम NaOH 250 ml सॉल्यूशन से आप इसका मोलारिटी निकाल लेंगे, और जो मोलारिटी निकलेगा वही मोलारिटी को यहाँ बैठा देंगे, तो आपका क्या होगा, ये मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा, है ना। इस तरह के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। बाय अक्कल ओनसागर इक्वेशन, है ना, डिबे हकल ओनसागर इक्वेशन, ये हो गया आपका, ठीक है। अगर पूछेगा कि डिबे हकल ओनसागर इक्वेशन क्या है तो ये है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बता सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसने दिया था इसको, इस चीज को, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, ये तो अगर हम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ क्या कौन सा है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये लेमडा एम है इधर में, और इधर में क्या हो गया अंडर रूट सी है। तो अब इसको इस इक्वेशन में कैसे बैठाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स सी क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन होगा तभी ये इक्वेशन हो सकता है, लेकिन जैसे कर्व वगैरह होगा तो उसके लिए अलग ग्राफ बनता है, उसके लिए अलग इक्वेशन होता है। तो ये इक्वेशन आप लोगों को मैथमेटिक्स में पता होगा ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको आप क्या कहते हैं प्लॉट कर सकते हैं इसके साथ और देख सकते हैं कि क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेमडा एम वर्सेस ये क्या हो गया स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, और जो माइनस बी हो गया ये क्या हो गया आपका स्लोप, ये माइनस बी हो गया, है ना। वही चीज यहाँ पर आपने बैठाया ना इस फॉर्मूला को, लेमडा एम इक्वल टू क्या था आपका, लेमडा एम जीरो प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस
√c, यही है ना, ठीक है, आपने ये बैठाया। तो यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं इसको, आप इसको इधर लेके आइए, इसको उधर लेके आइए। जैसे इसको आप इस तरह कर दीजिए, लेमडा एम बराबर -b√c और प्लस लेमडा एम 0। तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हो गया आपका m, है ना। x कोऑर्डिनेट में √c, ये आ गया x कोऑर्डिनेट में, ये x कोऑर्डिनेट हो गया ना। y कोऑर्डिनेट में लेमडा m, ये y कोऑर्डिनेट हो गया ना। तो देखिए y कोऑर्डिनेट में लेमडा m, x कोऑर्डिनेट में क्या हो गया, ये x में ये क्या हो गया c, है ना। x कोऑर्डिनेट में c हो गया, और प्लस जो c है हमारा, ये c क्या होता है, इंटरसेप्ट, जहां पर कटता है। तो इस जगह में जहां कटा है इसको इंटरसेप्ट कहेंगे, है ना। तो इंटरसेप्ट जो है, ये इंटरसेप्ट जो है ये क्या है आपका, ये c है, जिसको हम लोग कहते हैं लेमडा m 0, मतलब कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ये हो गया। अब बचा गया m के बदले में -b। m क्या होता है, यहाँ का स्लोप के बारे में कहता है। तो यहाँ देखिए -b हमारा ये स्लोप हो गया। केमिस्ट्री को नहीं लेके आते हैं, अगर हम सिंपल, अगर हम ग्राफ को ही स्टडी करते हैं, मान लेते हैं ये ग्राफ ऐसे पड़ा हुआ है, हम कह रहे हैं कि ये y इक्वल टू, ये ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, तो mx प्लस c होगा इस ग्राफ का इक्वेशन, जिसमें ये आपका क्या हो गया y डायरेक्शन, ये क्या हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका x डायरेक्शन, डायरेक्शन तो पता ही है ना, ये y डायरेक्शन हो गया। और जो आपका c है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट, मतलब जहां पर ये ग्राफ जाके कटता है, तो इस जगह में कट रहा है, इंटरसेप्ट है, तो इसको हम लोग c कहेंगे। और जो m क्या है, m इसका स्लोप होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसी ग्राफ को, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखिए इस ग्राफ से हमने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है, इसको हमने उठा लिया। तो इसको हमने ग्राफ बनाया यहाँ पे, यहाँ पे बनाया हमने, ये बनाया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया हमने। अब देखिए बिल्कुल जैसा जैसा यहाँ x डायरेक्शन में क्या है हमारा, √c, ठीक है, y डायरेक्शन में क्या है हमारा, मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है, और इंटरसेप्ट यहाँ कट रहा है, ये हमारा क्या है, लेमडा m 0, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। और जो ये कट रहा है, ये क्या है हमारा, -b, क्योंकि हमारा जो नया इक्वेशन बना वो लेमडा m इक्वल टू -b√c प्लस लेमडा m, है ना, जो कि हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y बराबर लेमडा m हो गया, ये डायरेक्शन, x बराबर √c हो गया ये, और c जो इंटरसेप्ट कट रहा था वो लेमडा m 0 हो गया, मोलार लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। और जो m है हमारा वो -b, ये -b है ना, जो आपका स्लोप है, ठीक है, ताकि आपको ये ग्राफ सॉल्व करने में इजी हो, आपको वैल्यू मिल जाए। ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, है ना, अभी भी हम लोग वो रिलेशन ही देख रहे हैं, है ना, मोलार कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का रिलेशन देख रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, सिंपल देखिए, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। ऐसा इसलिए क्यों है, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब 1 पहुंच जाए तो समझ जाइएगा कि ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, है ना, कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। कब, जब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, जब दोनों सेम हो जाए। मान लेते हैं आपने 1 मोल डाला और टोटल 1 मोल ही डिसोसिएट कर गया, है ना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल डिसोसिएट किया और आपने डाला भी है 1 ही मोल, तो जब 1/1 होगा तो क्या होगा, 1। अगर आपने डिसोसिएट किया 2 मोल्स और आपने डाला भी 2 मोल्स, तो भी आपका 2/2 क्या हो जाएगा, 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आ जाएगा। तो जब 1 आ जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीट डिसोसिएट कर गया। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी जो है कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करेगा, तो वो 1 को कभी रीच नहीं होगा, है ना। यहीं से आप देखिए, यहीं पे हमने बनाया ना, कहाँ पर गया, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला, है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया वो कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, 2 मोल बन गया, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, कितना मोल्स हमने लिया था, 1 मोल, तो 1/1 1 हो गया, तो कंप्लीट डिसोसिएट कर गया ना। डिग्री ऑफ अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, तो 1 हो गया। अब उसी तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, तो ये क्या हुआ, आधा मोल सिर्फ डिसोसिएट किया, करेक्ट। तो आधा मोल डिसोसिएट किया, तो यहाँ पे कीजिए आप, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड 0.5 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट या कितना लिया था, 1, तो 0.5/1, तो ये कितना हो जाएगा, 10, तो 5/10 2, तो कितना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाफ हो गया,
है ना। परसेंटेज Yes. ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए, 2 से कीजिए, तो 50% ही डिसोसिएट हुआ। Yes, sir. तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ, ठीक है।